पूरे प्रोग्राम के सबसे मुख्य कार्यक्रम ड्रामा आज़ादी का सिंहनाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं अपना माइक ऑफर करना चाहूँगा हमारे शिक्षक श्री राज सर को। प्लीज सर। धन्यवाद। My holy pranam to all revered saint and all the teachers, parents and my love to all the students. Sir, first of all I would like to say something to you. सर, हमने कभी हनुमान नहीं देखा, भगवान हनुमान को नहीं देखा, लेकिन जब भी मैं किसी सैनिक को देखता हूँ, आर्मी को देखता हूँ, तो हमें महसूस होता है कि आप ही वो ताकत है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो आपके लिए कुछ पंक्तियाँ सर, कि मुझको सींचा इस धरा ने, मुझको सींचा इस धरा ने, ये धरा मेरी शान है, हो मेरा मजहब कोई भी पहले हिंदुस्तान है, हो मेरा मजहब कोई भी पहले हिंदुस्तान है, मुझको सींचा इस धरा ने। जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम है आज़ादी का सिंहनाद। ये सिंहनाद कैसा सिंहनाद है? ये सिंहनाद हमारे आज़ादी के परवानों का सिंहनाद है, भगत सिंह का सिंहनाद है, यह सिंहनाद है आज़ाद का, यह सिंहनाद है अशफाक उल्लाह खां का। और इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी कविता है सर, उससे आरंभ करते हैं। मातृभूमि की खातिर प्राण लुटाया था, मातृभूमि की खातिर प्राण लुटाया था, आजादी की बेदी पर शीश चढ़ाया था। मातृभूमि की खातिर प्राण लुटाया था। कौन थे वो लोग? मातृभूमि की खातिर प्राण लुटाया था, आजादी की बेदी पर शीश चढ़ाया था। सिंहनाद कर हम गोरों पर गरजे थे, सिंहनाद कर हम गोरों पर गरजे थे, बाहुबल से हमने उन्हें हराया था। सिंहनाद कर हम गोरों पर गरजे थे, बाहुबल से हमने उन्हें हराया था। और अगली दो पंक्तियां सर यदि याद आए, वो 23 साल का लड़का जिसके सर पे केसरिया पगड़ी होगी, कि बम फेंका अपनी आवाज उठाने को, बम फेंका अपनी आवाज उठाने को, झूल गए फांसी पर आजादी दिलवाने को, झूल गए फांसी पर आजादी दिलवाने को। तुम कहते हो यूं ही आजादी आई, तुम कहते हो यूं ही आजादी आई, मत भूलो हमने सीने पर थी गोली खाई। तुम कहते हो यूं ही आजादी आई, मत भूलो हमने सीने पर थी गोली खाई। रक्त का कतरा कतरा हमने बहा दिया, आजाद ने, नेताजी ने, रक्त का कतरा कतरा हमने बहा दिया, आजादी की खातिर खुद को मिटा दिया, तब जाकर आजादी हमने पाई है, इसकी खातिर कीमत बड़ी चुकाई है, इसकी खातिर कीमत बड़ी चुकाई है। युद्ध किया भीषण हम उनसे जीते थे, युद्ध किया भीषण हम उनसे जीते थे, छठी का दूध गोरों को याद दिलाया था, हमने उन्हें भारत से खदेड़ भगाया था, तब जाकर आजादी हमने पाई है, इसकी खातिर कीमत बड़ी चुकाई है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि वो अब अपने इस एक्ट को स्टार्ट करें। और इस एक्ट के जो मुख्य पात्र हैं वो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। और अब अधिक विलंब ना करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इस एक्ट को स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो भारत माता की जय। माय फुट। देखता हूं कैसे चलता है तुम्हारा आंदोलन। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। जेल खाना? ओह, यू मीन प्रिजन। वंडरफुल। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता? ओह, आई सी, यू मीन फ्रीडम। फैंटास्टिक। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद। आजाद? ठीक है तो
चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। ये देश राम बुद्ध की कुरुक्षेत्र युद्ध की माँ गंगा ने जो शुद्ध की वो राष्ट्र भारतवर्ष है। जय महाबली हनुमान की समय है रक्त स्नान की जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। चंडिका तू भक्त है ये युद्ध का ही वक्त है वो शेष तक जो रक्त है अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ मां दुर्गा पूजा हो वहाँ न धर्म दूजा हो जो बोल शिव से ऊंचा हो वो सर ही धर से काट दो अधर्मियों को बांट दो। हिमालय की शिखर से समुद्र की वो लहर तक हरी हरी वो गाँव से इमारतों के शहर तक जो चेहरे है वो हिंदू है हम एक है तो याद रख याद रख याद रख याद रख। तू भूल मत शिवाजी को था शेर हिंदू याद कर सब हिंदू घर की लक्ष्मी को तू शस्त्र दे के झांसी कर। माँ काली से तू घर गले तू काट दे वो हर गले तू बांट दे फिर नहीं जो राम नाम से जले। जला जला के राख कर दया क्षमा को त्याग कर विभक्त से ऐसी मौत हो के बच न पाए भाग कर। चेतावनी दे चीख के न समझे तो ये सीख दे कि पूछे वो ये भूमि को सर्व हिंदू लिख के। नृसिंह की दहार कर या काल की प्रहार कर न भूले वंदे मातरम तू देश से बाहर कर। ये देश नमन आदि की भगवान पार्थ साथ की इतिहास का नक्शान तब से पूजा आदि की। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ कहो, क्या हुआ? गांव में तुम्हारे माँ बापूजी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं। कोई नहीं है उनका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा। जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकते। संभव हो तो कुछ धन ही भिजवा दो। धन? धन का इंतजाम तो नहीं होगा मेरे पास। क्यों? चंदे के पैसे? खबरदार! चंदे के पैसे का नाम भी लिया तो ये आम जनता से पाई पाई कर जुटाई हुई धन है। इनसे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है और तुम चाहते हो मैं उसे एक परिवार के रोटी के लिए दे दूं? हरगिज नहीं। भारत में बहुत से लोग भूखे सोते हैं और एक दिन मेरे माता पिता भी सो गए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम्हें मेरे माता पिता में इतनी ही श्रद्धा है और उनकी सच्ची सेवा करना चाहते हो तो ये लो और उसकी सारी की सारी गोलियां उनके सीने में दाब दो, हो जाएगी सेवा। पर चंद्रशेखर, बस जाओ। सर ऑफ कौन करा? लाइट ऑन करा, लाइट ऑन करा। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये क्या कर रहे हो? हाँ, वह कहते हैं वह किसी रूप से हिंसा का समर्थन नहीं करते। हाँ, हिंसा का समर्थन नहीं करते। वाह बाबू वाह, आपका सिद्धांत, आपका दुख, हमारा कुछ भी नहीं। चौरी चौरा के पुलिस वालों का मरना तो आपको याद है बापू, लेकिन उन लोगों का क्या जो उनकी गोलियों से भून दिए गए थे। 14 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ स्कूल छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने बच्चों को कोड़ों से पीटा था, जिसके निशान आज भी इस पीठ पर अंकित है। अरे इन जख्मों को तो छोड़िए, उन मासूम उम्मीदों का क्या जो हमें देखकर पैदा हुई थी। हाँ, भूल गए होंगे गांधी जी, लेकिन हम नहीं भूले। 13 अप्रैल सन 1919 का वो काला दिन, वाहे गुरु की नगरी का वो जालियांवाला बाग,
जहां मासूमों के खून से लाल कर दिया गया था। बापू भूल सकते हैं क्योंकि वो महान है, लेकिन हम नहीं भूले। ईंट का जवाब पत्थर ही होता है सुखदेव, और यही हमारा सिद्धांत है। हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते, हम अपने सिद्धांत को नहीं मिटाते हैं, बल्कि उसी पर मिट जाते हैं। हमारे लिए हमारी मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं। साथियों, अब हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना, हमें अपना दल खुद बनाना होगा। हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिस्मिल भाई, आपने कुछ सोचा? हाँ आजाद, मैंने सोच लिया है। अब हम अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कहते हो रोशन? यही सही होगा पंडित। लहरी, भालो, खूब भालो। तो फिर ठीक है, यही तय रहा, यही सही है बिस्मिल भाई। अच्छा, तो हम लोग पंडित जी अष्फाक, क्या खबर लाए हो? हमारे दिल्ली वाले दफ्तर से तार आया है। उन्होंने कुछ पैसों की मांग की है, पर हमारे पास जितने पैसे थे वो तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन कारतूस के लिए, पर्चे छपवाने के लिए पैसे तो लगेंगे ही। पैसे का इंतजाम मैं देख लूंगा। पर वो कैसे? सुनो अशफाक, हमने तय किया है कल रात खरगोई से लखनऊ जाने वाली सहारनपुर एक्सप्रेस पर हम हमला करेंगे। उसमें अंग्रेजों का लूटा हुआ काला धन होगा और उस काले धन नामक खजाने को हम लूट लेंगे और वो खजाना लखनऊ नहीं पहुंचेगा। हाँ, मैंने यह पता किया है कि गाड़ी ठीक 8:20 में काकोरी स्टेशन पर आएगी। रोशन, लहरी, तुम दोनों दूसरे डब्बे में बैठ जाना। हाँ, पर याद रहे गाड़ी ठीक 8:58 में चलेगा। तो फिर ठीक है, यही तय रहा। मैं अपने साथियों के साथ पास के जंगल में तैयार रहूंगा और जंजीर मैं खींचूंगा। अशफाक, सुनो, मैं बाहर जंजीर खींचने जा रहा हूँ। तुम यात्रियों से कहना सब अपनी जगह पे बैठे रहें, किसी को कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ। ठीक है बिस्मिल भाई। बैठ जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा, सभी सुरक्षित हैं, सभी अपने जगह पर बैठ जाइए। लगता पुलिस आ गई है भाई। एक काम करो, तुम दरवाजे के पास जाओ, इन सालों को मैं देखता हूँ। रोशन, तुम अशफाक के साथ जंगल के रास्ते खजाना लेकर उतर जाओ। इन सालों को से मैं निपटता हूँ। अरे निकल। Look there. Where is he? Have you seen him? Rascals, bloody Indian dogs. We will find him, officer. Yes, sir. Follow me. तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
भारत माता की जय। माय फुट। मिस्टर बिस्मिल, तुमको आज बताना ही होगा। Where is आजाद? That idiot! Open your mouth! भारत माता की जय। I again repeat, where is आजाद? अरे तुम नपुंसकों की टोली में ना कोई मर्द पाया जाएगा। क्या पकड़ोगे समुंदर को? क्या पकड़ोगे आसमां को? अगर पकड़ भी लोगे तो क्या पकड़ोगे आजाद को? क्योंकि आजाद ही आजादी है। आजाद तो तुम्हें मिलने से रहा और आजादी हम लेकर रहेंगे। भारत माता की जय। सर फिरोजी की भारत माता की जय। देखता हूँ भारत माता की जय। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे आराध्य महादेव हैं और मैं हमेशा महादेव से एक ही चीज बोलता हूं कि तन से बेशक ना लिपटे। हम सिविलियंस हैं सर, वी आर नॉट आर्मी, बट हमारे दिल में भी तिरंगा है कि तन से बेशक ना लिपटे, मन से वो मेरे लिपट जाए। जब श्वास आखिरी हो शंभू, हर श्वास तिरंगा हो जाए। और काकोरी को कांड बोलना तो अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि हमने वही धन उनसे छीना जो उन्होंने हमसे सदियों तक छीना था, लूटा था। और इस काकोरी का जो आउटपुट हुआ वो ऐसा हुआ कि लोगों में क्रांतिकारियों के प्रति स्नेह पैदा हुआ और उनके ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ। इसके बाद एक काला कानून आया देश में जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन था क्या? व्हाट वाज साइमन कमीशन? हम लोग सब पढ़ते हैं कि क्लास 10th में। साइमन कमीशन एक ऐसा कानून था जिसके तहत 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स ये तय करते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट। और उस पूरे सभा में, उस पूरे अध्यक्षता में कोई भी भारतीय नहीं था। धूर्तता की हद तो देखिए कि कानून हमारे लिए कानून, लेकिन हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं। और इसी कानून के विरोध में देश भर में इसका विरोध किया गया। लखनऊ में नेहरू जी ने विरोध किया इसका, और यह विरोध जब आपका पंजाब पहुंचा तो वहां पे लाला जी ने इसका भरपूर विरोध किया। और इसी विरोध के दौरान लाला जी पर लाठी चार्ज किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। और उस हत्या का बदला लेने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने योजना बनाई और उन्होंने प्रण किया कि जिसने भी लाला जी को, शेरे पंजाब को मारा है, क्योंकि लाला जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक आदर्श थे उन सभी क्रांतिकारियों के लिए। तो अब हम जो सीन देखने वाले हैं उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारे लोगों ने, हमारे आज़ादी के परवानों ने लाला जी के मौत का बदला लिया। तो आइए अपने नेक्स्ट सीन का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाला जी हमारे आदर्श थे, हमने अपना आदर्श ही खो दिया है। नहीं भगवती भाई, हमें रोना नहीं है। लाला जी का बदला रोकर नहीं, इन साले अंग्रेजों को मार कर लेंगे। हाँ, अंग्रेजों को मार कर ही लाला जी की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, यही होगा राजगुरु, यही होगा। उन्हें मार कर ही हम लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे। खून का बदला खून। इस साले स्कॉट को तो मरना ही होगा। वे लाला जी को मार सकते हैं पर उनके सिद्धांतों को नहीं। लाला जी ने हमारे अंदर जो चिंगारी जलाई थी, अब वो ज्वाला बन चुकी है। राजगुरु, पता करो इस साले स्कॉट को कब और कहां मारना ठीक होगा। जी पंडित जी।
पर्दा बंद करवाता हूँ। पंडित जी, सॉन्डर्स की तो बड़ी अच्छी तस्वीर आई है अखबार में। पंडित जी, जयगोपाल ने गलत इशारा कर दिया था। उस स्कॉट की जगह वो साला सॉन्डर्स मारा गया। क्या फर्क पड़ता है सॉन्डर्स हो या स्कॉट? वैसे भी तो इसी साले सॉन्डर्स ने लालाजी पर लाठियां चलाई थी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी पंडित जी, तारीफ करनी पड़ेगी अपने राजगुरु भाई की। क्या शानदार निशाना साधा है, और जिस बहादुरी के साथ मैगजीन वापस लाए वो तो काबिले तारीफ थी। हाँ, काम तो काबिले तारीफ किया है राजगुरु ने। वो सब बात तो ठीक है पंडित जी, लेकिन इतनी बहादुरी दिखाने के बाद भी अगर ये जनाब ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं तो बात कुछ हजम सा नहीं हुआ। अरे ये सब अपने पंडित जी के डांट का असर है, बिना उन्हें मनाए कहाँ मानने वाले हैं अपने राजगुरु साहब। वही, मुझे तो पता ही नहीं था अपने राजगुरु नाराज भी होते हैं। परंतु राजगुरु, क्रांति में भावुकता नहीं बहादुरी दिखाई जाती है, और मैंने तुम्हें इसलिए डांटा कि वो बात नहीं है पंडित जी, अब जा आप समझ रहे हैं। तो फिर क्या बात है? मैं सोच रहा था कि सॉन्डर्स कितना सुंदर दिखता था, आखिर उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तेरी की लो, सुन लो भाई, सुन लो इसकी बात। ये तो वही बात हुई कि खोदा बाहर निकली चुहिया। किधर जा रहा है भाई, किधर से? भगत जी पंडित जी, पुलिस। पुलिस इसकी तो राजगुरु नहीं, इन सालों को मैं देखता हूँ। अरे आप चिंता मत करिए, सबको मार दूंगा। देखा भगत, अभी राजगुरु भावुक हो रहे थे, सॉन्डर्स के रिश्तेदारों ने एक बार फिर जोश में जगा दिया। इन सबको मैं फाड़ के रख दूंगा। भगवती, तुम जयगोपाल के लोगों पीछे के रास्ते से जाओ, जल्दी जाओ। भगत, तुम भी जाओ। राजगुरु जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जल्दी जाओ राजगुरु, बेवकूफी मत करो और सीधे सीमापुरी चले जाना। जय हिंद साथियों। जय हिंद पंडित जी। आपको हमारे आगरा जाने का मकसद तो पता ही होगा। जी पंडित जी। हमारे क्रांतिकारी साथी योगेश सिंह चटर्जी जेल में हैं। उन्हें किसी भी हालत में छुड़ाना होगा, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बम और हथियारों की जरूरत होगी। आजाद, लगभग सारे बम तैयार हैं, शीघ्रता से उनका परीक्षण करना बाकी है बस। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारे इस संघर्ष का आदर्श हम किन्हें माने? हमारे आदर्श देश के वो शूरवीर हैं जो हमसे पहले इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अच्छा, तो फिर हमारे संघर्ष का मार्ग क्या होगा? मार्ग बदलते रहते हैं जयगोपाल, जरूरी नहीं है कि हम धर्म के मार्ग पर ही चले। हमारे नए संघ का नाम क्या होना चाहिए? मैंने पंडित जी से कहा है कि आज से हमारे संघ का नाम हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातंत्र सेना होना चाहिए, और आज से हमारा नारा होगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव डॉनविथ इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आशा है कि आपने भगत को सही से सुना और समझा होगा। हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसे हर हाल में पाना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। हंसते हंसते इस आजादी के हवन कुंड में अपने प्राणों को समर्पित कर देंगे। यकीन मानो साथियों, अगर हम ऐसा कर पाए तो जल्द ही जल्द हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एक स्वाधीन भारत होगा, एक खूबसूरत भारत होगा, जहां जाति धर्म से परे सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जाएगा कौन?
नहीं भगत नहीं, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए पंडित जी। समझने की कोशिश? असेंबली में बम फेंकना मूर्खता है बस। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमें कुचलने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सत्याग्रहों को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल, इन अंग्रेजों, हम क्रांतिकारियों के खिलाफ इन अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश है। आपको पता है ये बिल जल्द ही असेंबली में पेश होने जा रही है। हम इस बिल को पेश होने से तो नहीं रोक सकते, पर आज़ादी के जो विचार हमारे दिल और दिमाग में है उन्हें हमें जनता तक पहुंचाना ही होगा। परंतु वह कैसे भगत? असेंबली में बम फेंककर बहरे और गूंगों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत तो पड़ती ही है। तो ठीक है, असेंबली में बम फेंकने मैं जाऊंगा। नहीं पंडित जी, हम आपको नहीं जाने दे सकते। आप हमारे दल की प्राण हैं। भगत, शरीर के किसी भी अंग को चोट लगती है तो दर्द पूरे शरीर को होता है। तुम अपनी बात हर हाल में मनवा ही लेते हो। अगर तुमने जाने का ठान ही लिया है तो ये लो मेरा पिस्टल, मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आएगी। मुझे पता था मैं अपने उद्देश्य पर जरूर सफल होऊंगा। एक बार और सोच लो भगत। सोच लिया है पंडित जी। अपना ध्यान रखना। भारत माता की। और इस प्रकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि हम किसी की हत्या करें। यदि उद्देश्य होता तो जरूर वो एक हाई इंटेंसिटी के बम फेंकते, कि उन्होंने लो इंटेंसिटी के बम को चुना। उनका मकसद था बहरी सत्ता के कानों को खोलना। सत्ता जब अब निरंकुश हो जाती है तो युवाओं को आगे आना पड़ता है, और यही काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया। और इसके बाद उन दोनों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनमें कॉम्पिटिशन होता था कि किसको फांसी पहले हो, किसको शहादत पहले मिले। चाहे वो भगत सिंह हो, दत्त हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, वो आपस में लड़ते थे कि मुझे पहले शहादत चाहिए या मुझे पहले फांसी पे झूलना है, मां भारती के लिए अपने प्राणों को बलिदान देना है। और इसी क्रम में दत्त को उम्र कैद की सजा होती है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन कुछ लोग इससे बहुत दुखी होते हैं, जैसे कि आजाद। तो आइए देखते हैं कि आजाद उसके बाद क्या करते हैं और इस एक्ट का आनंद लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजाद को भी मैं इसी तरह पकड़ लूंगा। You bloody Indian, open your mouth! आजाद माँ भारती के वो लाल हैं जो मिट सकते हैं मगर टूट नहीं सकते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसे मारो, इतना मारो कि बेहोश हो जाए। जब फिर होश में आए तब इतना मारो कि फिर से बेहोश हो जाए। मार मुझे जितना मार सकता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। निकाल दिया, हम मर चुके हैं। पंडित जी, इकबाल और हंसराज वीर बन गए हैं। और तो और यशपाल ने वायसराय की गाड़ी पर बम भी फेंक दिया था। यशपाल तो बच गए हैं, परंतु कुछ कर्मचारी मारे गए हैं पंडित जी। और मेरी कोई बात सुने तब तो मैंने भगत को कहा था असेंबली पर बम ना फेंके, लेकिन नहीं माना। और ये साला यशपाल कर्मचारियों को ही उड़ा डाला। जी पंडित जी। ज्यादा से ज्यादा बम बनाओ, हमें भगत को किसी भी हाल में छुड़ाना ही होगा। जी पंडित जी। जाओ। जी। एक बुरी खबर है पंडित जी। क्या? भगवती बम बनाते हुए मारे गए हैं। क्या? हाँ पंडित जी। और तो मुझे यह भी खबर मिली है
कि भगत और सुखदेव को जेल में कई यातना दी जा रही है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे। भगत और सुखदेव अपनी जान गंवा सकते हैं पर अपना मुंह नहीं खोल सकते। पंडित जी, एक और बात, गांधी जी ने कहा है कि वे भगत से सहानुभूति रखते हैं, परंतु वे ना ही आपकी सहायता कर सकते हैं और ना ही भगत की। अब हम क्या करें पंडित जी? अब एक रास्ता और बाकी है। मैं अपने जीते जी भगत को फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगा। मैं नेहरू जी से सिफारिश करूंगा, हो सके तो हाथ भी बिछाऊंगा। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ। जी। पंडित जी, रास्ता कोई भी हो पंडित जी, मंजिल एक होनी चाहिए। और जिस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं, उसी उद्देश्य को लेकर मैं अपने साथियों के साथ हिंसा का सहारा लेता हूं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सरेआम पुलिस को गोली मार देना, चलती ट्रेन से खजाना लूट लेना और असेंबली में निर्दोषों के ऊपर बम फेंक देना। बम फेंकने का उद्देश्य किसी निर्दोष को मारने का नहीं था पंडित जी। वो तो बस आजादी के विचारों को जनता से अवगत कराने का था। और आपके यही विचार आपको एक आतंकवादी की श्रेणी में लाते हैं। अगर मातृभूमि के लिए बंदूक उठाना आतंकवाद है तो हूं मैं आतंकवादी। खैर छोड़िए, मेरे पास समय कम है। दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो बताइए मुझसे क्या चाहते हैं आप? बस अपने साथियों की रिहाई। यह असंभव है। तो उनकी सजा कम करा के उम्र कैद करवा दीजिए। अंग्रेज लोगों ने उन्हें मारने की कसम खाई है। यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी कि आप समझ रहे हैं। आपके लिए और गांधी जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उन लोगों पर संगीन जुर्म है। आपकी और गांधी जी की बात अंग्रेज अवश्य स्वैच्छ लेंगे। अच्छा, हम देखते हैं। पंडित जी, अंग्रेज के लोग आपको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते पंडित जी? आप नेहरू जी की बात मानकर कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाइए। पलायन करना कायरता है और मैं कायर नहीं हूं। लेकिन पंडित जी, बस मैं और मेरी लड़ाई दोनों इस मातृभूमि के लिए है। हो सके तो मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे दूं। जाओ यहां से। नहीं पंडित जी, नहीं, मैं उस समय देखे जाऊंगा। जय पंडित जी। आखिरी गोली। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा इतना ही कर्ज चुका सका माँ, इतना ही कर्ज चुका सका। लेकिन मैं आऊंगा माँ, मैं जरूर आऊंगा। आपका कर्ज चुकाने मैं जरूर आऊंगा। मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। वंदे मातरम।
शेखर यज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा था, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसने पिस्टल की गोली से इनकलाब को भाषा दी, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नभचुंबी है, उसकी बेहद अल्प आयु भी कई युगों से लंबी है, उसकी बेहद अल्प आयु भी कई युगों से लंबी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आजाद शहीद होते हैं और वक्त बीतता जाता है, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तो पहले से ही जेल में बंद हैं। वक्त बीतता है, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यही वो पिलर्स हैं जिन्होंने आजादी का एक नींव खड़ा किया। आज हम जिस आजाद मुल्क में हैं उसको संजोया इन्होंने है, तो हमें इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो अब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी का दृश्य देखेंगे। यह 23 मार्च का दिन था 1931 का। तो आइए देखते हैं शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी का यह दृश्य। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी ब्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें ला दे, ताकि वो अपने पोतों पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह पर खासा काम करने वाले चमन लाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लीबनीज की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब
रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फिलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझे कहा, ये भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सींगचे से अपने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने ये दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाए। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोले, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूं तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की जाए कैदियों ने दूर से आती कुछ पद चापें सुनी।
उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वराइच लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे थे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने ये काम अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लेकर, उनका नाम जुबां पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबां पर लेकर पलकों को झपका लेना और उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका लेना। तो आइए देखते हैं अगला सीन। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनके शवों में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया।
जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन अधजले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और महिलाओं ने भी काली साड़ियां पहन रखी थीं। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यकायक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही 3 फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी, जिसका लब्बो-लबाब था कि किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी थीं, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने। कम से कम उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। All of you come on the stage. हम नमन करते हैं सभी शहीदों को, चाहे वो आजादी से पहले हो और आजादी के बाद जिन्होंने हमारी रक्षा की। जितने भी वॉर्स हुए उन सभी शहीदों को हमारा नमन है। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब हम समापन की ओर मूव कर रहे हैं और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्टैंड अप for the honor of our national anthem. जय